हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं जी। आप सब बच्चों की तैयारी पेपर्स की बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अब तो टाइम आ गया, एक्शन का टाइम। जिन दिनों का इंतज़ार था वो आ गए सर। घबराने वाली कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओ अपना। मैंने आपको बेटे पिछले वीडियो में MTP 1 करा दिया था। ये हमारा MTP 2 है, ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग नवंबर 21 सीरीज़। और इस MTP में भी ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट ही हुए हैं। वही क्लास बुक के क्वेश्चन की रेफरेंस दूंगा जहाँ जहाँ क्वेश्चन रिपीट होंगे, और जहाँ मुझे लगेगा रुकना चाहिए मैं रुकूंगा और आपको बात बताऊंगा भी। लेकिन जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं उन पे दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। आप एक क्वेश्चन को चाहे 2 बार करो 3 बार करो, वो आपको खुशी देगा बस, है ना। तो जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो कुछ नया जब मेरे को दिखेगा मैं रुकूंगा, आपको बताऊंगा। पेपर का पैटर्न बहुत बार डिस्कस हो चुका कि जी पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, 20 नंबर का AS में से आता है। फिर 5 में से 4 करने होते हैं। टोटल पेपर में 6 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के 5 करने होते हैं और जय श्री राम बोल के घर आना होता है ना। अच्छा जी, ये जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इसका A पार्ट है। ये अगर आप ध्यान दोगे तो MTP 1 में ही कराया था मैंने आपको, प्रीवियस MTP में। कौन सी? अक्टूबर 21 वाली जो MTP है। इससे पहले जो MTP मैंने दी आपको उसमें भी था ये क्वेश्चन। वही वर्क सर्टिफाइड है, वही वर्क नोट सर्टिफाइड है, वही एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट है। इन तीनों का टोटल मारेंगे तो 330 और 220 550 आ गया जी। वही प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड है, टू बी रिसीव्ड है। कट कॉपी पेस्ट MTP 1 अक्टूबर 21 सीरीज़ का इन्होंने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले MTP में समझाया था, रिपीट हो गया यहाँ। वही क्वेश्चन है जी, डिट्टो। तो इस पे तो अब चर्चा होनी नहीं चाहिए, ये तो MTP 1 में मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। ये हमारा जी अगला क्वेश्चन जो है इन्होंने लीज में से पूछा। ये बेटे इसका B पार्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का क्वेश्चन है, लीज अकाउंटिंग का, लीज अकाउंट्स का। और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है सर। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्लास बुक में क्या फिगर्स हैं ये तो सेम है। यहाँ पे 16 लाख हैं क्लास बुक के अंदर, और यहाँ पे 5 लाख हैं, और जो GRV है वो 1 लाख है, और ये 3 लाख है, और ये 14.97% था। वही क्वेश्चन है जी, कट कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं है सर। 11वां क्वेश्चन आपने किया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन में दोबारा से टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ने मांगा क्या है इसमें? क्वेश्चन ने आपसे मांगा है कि आप हमें बताओ कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर AS 19। तो आपको पता है PV ऑफ MLP और फेयर वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। वट इज़ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट? 20 लाख रुपीज़। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP निकालना है। और मिनिमम लीज पेमेंट का मीनिंग क्या होता है? लीज रेंटल प्लस GRV। और जो UGRV है वो सिर्फ लेसर के लिए रेलिवेंट होती है, वो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। हमें निकालनी है PV ऑफ MLP। MLP 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, रेंटल प्लस GRV। तो आपके जो PV फैक्टर हैं 1 2 3 4, इन चारों को क्लब करो, टोटल मारो इनका और गुना कर लो 5 लाख कितना है 625 से। इस क्वेश्चन में 625 से मल्टीप्लाई कर लो एनुटी बना के। और ये रहा हमारा GRV, तो GRV ले लो 125, और लास्ट वाला PV फैक्टर ये रहा, ये आपका PV ऑफ MLP आ जाएगा। इसको हम फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, विच एवर इज़ लोअर रिकॉर्ड कर लेंगे। प्लीज़ मुझे घूरिए मत, मुझे मत घूरो, मत देखो, ऐसे मत देखो, सब कुछ कराया हुआ है। ये तो बच्चे क्वेश्चन है, मैंने तो आपको एडवांस रेंटल, मैन्युफैक्चरर डीलर, पता नहीं क्या कुछ करा रखा है AS 19 में। ये तो बच्चा क्वेश्चन है, ये तो स्टार्टिंग की हम 2 क्लासेस में कर लेते हैं, समझे। चलें आगे। जो बच्चा पढ़ा है सर
जिसने क्लासेस ढंग से देखी हैं, मन लगा के उसने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, वो मुस्कुरा रहा होगा इस एमटीपी को देख के, अरे आता है भैया, जिंदल सर के स्टूडेंट आता है हमें भैया, चलें आगे। अच्छा, और जो बच्चे यूट्यूब खेलते हैं सर, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आ गया बेटे इसके सी पार्ट में, ये हम इसके सी पार्ट में खड़े हैं, ये आपका सी पार्ट है सर। ये इन्होंने पूछा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में से, और आपसे ये पूछेगा बताओ सेल कब रिकॉर्ड करनी चाहिए, तो कंडीशन आपको पता है, सेल की कंडीशन किसको नहीं पता। जब बायर गुड्स का पोजेशन ले लेता है, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स कंप्लीट हो जाती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, कलेक्शन में कोई डाउट नहीं रहता, सेल बुक कर लो आप। मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दो, टाइटल ट्रांसफ़र हो गया, गुड्स का फिजिकल पोजेशन सामने वाले को दे दो, और उससे पैसे आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, या तो आ चुके हैं या आने में कोई डाउट नहीं है, कलेक्शन आपका सर्टेन होना चाहिए कि अल्टीमेट कलेक्शन विल बी कंप्लीटेड, तो आप रेवेन्यू बुक कर लो। कौन रोक रहा है आपको? एक्रूअल बेसिस पे। पैसे आ गए हैं तो कैश टू सेल, नहीं आया तो डेटर्स टू सेल। फिर कुछ स्पेशल केसेस पढ़े थे हमने सेल्स के। हाँ जी, अप्रूवल के केस में हमें हमारे कस्टमर का अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। कंसाइनमेंट के केस में थर्ड पार्टी को माल बिकना ज़रूरी है। हमने सेल के बड़े सारे केसेस किए थे। जैसे सर्विस के, पिछले वाला जो एमटीपी था, एमटीपी 1, उसमें सर्विस का क्वेश्चन था, एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होना ज़रूरी है जी, इसमें इन्होंने सेल का क्वेश्चन डाल दिया। तो ये आपको 3 केस बताए इन्होंने, और आपसे पूछेगा कि बताओ सेल का बुक करनी चाहिए। अभी लो, 2 मिनट का काम है। ये हमसे पूछ रहा है जी, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द अकाउंटेंट ऑफ कंपनी द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द अबव केसेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AS9, 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 है ना? आओ मेरे साथ। ऑन 15 Jan 21, 15 जनवरी 2021, डेट नोट हो गई। गारमेंट्स वर्थ 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपए के गारमेंट है, वर सेंट टू आनंद ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, of which 25% garments unsold were lying with Anand as on 31st March। इसका मतलब ये है कि 4 लाख रुपए का 75% सेल हो गया, तो 3 लाख रुपए का रेवेन्यू आपको बुक कर लेना चाहिए टू बी रिकॉग्नाइज्ड। जो 25% गुड्स अनसोल्ड पड़े हैं वो रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्टॉक विद हमारा। अच्छा, जो कंसाइनी है उसको क्या मानते हैं? कस्टमर? ना, कंसाइनी तो हमारा सेल एजेंट होता है। तो 25% माल हमारे एजेंट के पास पड़ा है, वो तो सेल में आ नहीं सकता। 75% को सेल में डाल दो। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, आगे बढ़ो। गारमेंट्स वर्थ 195, 1,95,000 रुपये गारमेंट्स वर सोल्ड टू शाइन बुटीक ऑन 25 मार्च, बट एट द रिक्वेस्ट ऑफ शाइन बुटीक दीज वर डिलीवर्ड ऑन 50। ओहो, ये तो आपको आता है, बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट, अगर कोई भी डिलीवरी ऑफ गुड्स बायर की रिक्वेस्ट पे पेंडिंग है तो हम उसको सेल ही मानते हैं। तो यहाँ पे जो डिलीवरी पेंडिंग है वो बायर की रिक्वेस्ट पे पेंडिंग है सर, और अगर बायर की रिक्वेस्ट पे पेंडिंग है तो हम इसको सेल ही मानेंगे, सोल्ड। तो 3 लाख रुपए की मेरी एक सेल है, 195 को भी मैं सेल ही मानूंगा, और पेपर में लिख के आऊँगा जी डिलीवरी इज पेंडिंग ऑन बायर्स रिक्वेस्ट, सो सेलर कैन रिकॉग्नाइज 1,95,000 रुपीज़ एज सेल्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ऑन 1 November 20, गारमेंट्स वर्थ 2,50,000 वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। जिंदल सर, अप्रूवल बेसिस का मतलब हमने सामने वाले की दुकान में माल रख दिया, उसको बोला कि ये अप्रूवल बेसिस पे है, बिक गया तो बता दियो, नहीं तो वापस भेज दियो। तो जब तक वो आपको अप्रूवल नहीं देगा जी सेल हो गए, हम सेल नहीं मानेंगे, क्योंकि माल वापस आ सकता है। कभी कभार कंपनीज़ क्या है ना, कोई नया प्रोडक्ट लेके आती हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, हम उसकी दुकानदार पे 2 पीस रखाए, वो कहता मुझे नहीं चाहिए यार, नहीं बिकेंगे। हमने बोला रख लो डिस्प्ले में, बिक गए तो बता देना, नहीं तो वापस दे देना, हम कौन सा पैसे मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, दी
पीरियड ऑफ अप्रूवल वाज 4 months आफ्टर विच दे वर कंसिडर्ड सोल्ड। अच्छा, इसमें कंडीशन लगा दी भाई 4 महीने में या तो बेच लो या वापस भेज दो। अगर 4 महीने में आपका अप्रूवल नहीं आया तो हम इसको सेल मानेंगे, हम आपसे माल वापस नहीं लेंगे। भी 4 महीने के अंदर अंदर वापस भेज देना अगर भेजना है तो। और अगर 4 महीने निकल गए तो हम सेल ही मानेंगे। बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% गुड्स अप टू 31 दिसंबर। हमने माल भेजा कब था? 1 नवंबर को। कितना अप्रूवल आ गया? 75%। 2.5 लाख का 75% तो आ गया, 25% रह गया। नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव्ड फॉर द रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च। अच्छा, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ये तो 5 महीने हो गए। ये तो 5 महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 5 महीने में ना कोई अप्रूवल ना कोई डिसअप्रूवल, हम तो सेल ही मानेंगे। लो जी, 2.5 लाख रुपए की सेल हो गई। 75% का अप्रूवल तो कन्फर्म्ड ही है, 25% का झगड़ा था, 25% का ना अप्रूवल आया ना डिसअप्रूवल आया। 5 महीने हो गए हैं, हमारी कंडीशन थी 4 महीने निकल गए हम सेल मान लेंगे। सेल मान लो, टोटल मारो तो ये आपकी सेल आ गई है जी 3 4 6 6 और 7 45। सोल्ड 745 सोल्ड। चलो आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। आरटीपी है अपने पास, सॉरी एमटीपी का आंसर भी आप देख लो। कोई आपस में गिला शिकवा नहीं है सर हमारा। ये तो हमारा लीज का क्वेश्चन है जी। लो जी, 3 लाख, 1,95,000, 2.5 लाख, 745। चलेंगे आगे। बिल्कुल सिंपल एमटीपी है जी। इस एमटीपी 1 तो फिर भी चलो मैं एएस के क्वेश्चन में ठीक मानता हूँ। एमटीपी 2 तो बिल्कुल ही सिंपल बनाई है जी इन्होंने। लो जी, मैं डी क्वेश्चन में आ गया। एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ओवरहॉल इट्स एयरक्राफ्ट वंस इन एवरी 5 years। सरकार के नियमों के हिसाब से एक एयरक्राफ्ट को हर 5 साल में ओवरहॉल कराना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, इंजन की पूरी कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, इंजन की आपको रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। 5 साल बाद एयरक्राफ्ट आपको ओवरहॉल में भेजना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या ये डीकमीशनिंग कॉस्ट है? सोचो आराम से, क्या ये डीकमीशनिंग कॉस्ट है जिसको हम कॉस्ट ऑफ रिमूवल मानते हैं, या फिर ये ओवरहॉलिंग कॉस्ट है? मान लो एक फैक्ट्री में बॉयलर लगे हुए हैं, बॉयलर के अंदर केमिकल बनते हैं, तो बॉयलर के अंदर जो केमिकल हैं वो सेफ़ माने जाते हैं, क्योंकि बॉयलर की जो अंदर की इनर लाइन है वो बहुत थिक होती है। तो बॉयलर को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि अंदर की जो लाइन है वो केमिकल की वजह से वो कहीं थिन तो नहीं हो गई है, कहीं बॉयलर फट तो नहीं जाएगा। तो कभी कभार टाइम टू टाइम बॉयलर की हमें रिपेयरिंग करानी पड़ती है। तो क्या ये कॉस्ट ऑफ रिमूवल है? जिंदल सर बात लिंक नहीं कर पा रहे, सुनो मेरी बात। AS10 आपने पढ़ा हुआ है, AS29 भी आपने पढ़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोविज़न क्रिएट करने की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 भी कहता है और 29 भी कहता है कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में पेमेंट जाएगी पास्ट इवेंट की वजह से, अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मेरी सुन लो बात, अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ड्यू टू पास्ट इवेंट, आउटफ्लो प्रोबेबल है और आपके पास रिलायबल एस्टिमेट है, प्रोविज़न बना लो। तो AS10 कहता है कि आपको कॉस्ट ऑफ रिमूवल का, जिसको हम डीकमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, उसका प्रोविज़न बनाओ। डीकमीशनिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? भूल गए सब बातें? हमने जी, मैंने आपको कितने एग्जांपल दिए थे। हमने एक क्रूज़ ख़रीदा, एक शिप ख़रीदा, क्रूज़ की लाइफ है 15 साल। 15 साल के बाद क्रूज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। आप इसमें आप अपने टूरिस्ट को नहीं लेके जा सकते। तो क्या हम उस क्रूज़ को समंदर में छोड़ देंगे? सरकार कहती है जिस दिन ये शिप आपके काम का नहीं रहा, इसको डिसमेंटल कराओ। तो डिसमेंटल कराएंगे तो फिर पैसे लगेंगे। मान लो आपके पास एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की लाइफ ख़त्म हो गई, तो क्या उसको रनवे पे छोड़ाओगे? नहीं, उस एयरक्राफ्ट को आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, डिसमेंटल कराना पड़ेगा।
अब न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, तो जो आसपास की जो लैंड है उसमें बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। अरे परमाणु फिल्म देखी होगी भाई, परमाणु फिल्म में क्या करते हैं, वो परमाणु बम का जब टेस्टिंग करते हैं तो वो वहाँ की जो आसपास की जो लैंड है उसमें बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है, तो लैंड रिफिलिंग कॉस्ट। तो सरकार कहती है कि तुमने न्यूक्लियर प्लांट लगाना लगा लो, लेकिन जब छोड़ के जाओगे ना तो ये जितना भी लैंड आपने ख़राब किया है उसको रीफिल करके जाओगे। नेचुरल रिसोर्सेज को आप ख़राब नहीं कर सकते। ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है समंदर में, तो आप सी बेड के अंदर होल करते हो और वहाँ से जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट करते हो। तो जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होना बंद हो जाएगा तो क्या समंदर में खड्डा करके चले जाए, ऑयल वेल बना के निकल लिए वहाँ से? नहीं, सी बेड को आपको मेंटेन करके वहाँ पे रीफिल करके जाना पड़ेगा, उसको पूरा नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करके जाना पड़ेगा आपको। उसमें पैसे लगते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिमूवल, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कि 15 साल बाद कितने लगेंगे या 20 साल बाद कितने लगेंगे, जैसी भी लाइफ है आपके प्रोजेक्ट की, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आज बुक करते हैं। वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे इंजन की रिपेयरिंग की बात हो रही है। एयरक्राफ्ट का इंजन हर 5 साल बाद आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर कुछ पैसे लगेंगे तो आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये तो बेटे आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट की तरह हो गया। जब 5 साल बाद रिपेयर कराएंगे, जितने पैसे लगेंगे उसको 5 साल में फिर डेप्रिशिएट करेंगे, फिर हर 5 साल बाद हम इसकी ओवरऑलिंग कॉस्ट को 5 साल में, ये कोई कॉस्ट ऑफ रिमूवल थोड़ा ना है, ना 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 ना। ये तो पहली बात, क्या यहाँ पे कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? हो सकता है आप अपना एयरक्राफ्ट ही बेच दो 2 साल बाद, बताओ ओवरऑलिंग कॉस्ट होगी नहीं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन डिसमेंटलिंग कॉस्ट का हो सकता है। ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले काम होते हैं, अगर हम इसको यूज़ में रखेंगे, चलाएंगे तो करवा लेंगे, ये तो फ्यूचर की बात है। आज कोई लायबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर, जब ओवरहॉलिंग होगी तब देखेंगे। लेकिन जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है वो हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। जैसे आपने एसेट खरीदी वो खड़ी हो गई सर, एसेट लायबिलिटी है आपकी, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट में और ओवरऑलिंग कॉस्ट में फ़र्क होता है इस बात का। The Pacific Airlines, which operate aircrafts, does not provide any provision as required by law in its final accounts। बिल्कुल ठीक है जी, ये तो फ्यूचर एक्सपेंस है आपका, ये तो फ्यूचर एक्सपेंस है। अब मान लो मैं गाड़ी खरीद के ले आया, गाड़ी जब 5 साल पुरानी हो जाएगी तो इसकी रिपेयर मेंटेनेंस पड़ जाएगी, तो क्या उसका प्रोविज़न मैं आज ही बना लूँ? ऐसे थोड़ा ना होता है। आपने एक एसी ख़रीदा, एसी 5 साल बाद ख़राब हो जाएगा या 5 साल बाद आपको इसका पूरी मशीन चेंज करानी पड़ेगी, तो उसका प्रोविज़न आज ही बना लें। पंखा लगाया जी, पंखे की वारंटी 5 साल की है, उसकी फिर इंजन, उसकी मोटर बदलनी पड़ेगी। ऐसे तो फिर जब देखेंगे जब खर्चा होगा। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट में और रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट में फ़र्क होता है, ये फ्यूचर में देखेंगे जब खर्चा होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द ट्रीटमेंट डन। कंपनी सही है जी, AS29 कंपनी सही है, यस कंपनी इज करेक्ट। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, दिस एक्सपेंस इज फ्यूचर एक्सपेंस। अच्छा जी, फिर इसके बाद जिंदल सर MTP का आंसर दिखा दो। लो देख लो, आपने तसल्ली तो करनी है ना अपनी। ये देखो, ये हमारी MTP का आंसर है। The cost of overhauling aircraft is not recognized as a provision because it is a future expense, future obligation, and incurring of expenditure depends on company's decision to continue operating aircrafts. There is no present obligation to overhaul the aircrafts. The enterprise can avoid the future expenditure by its फ्यूचर एक्शन, फॉर एग्जाम्पल बाय सेलिंग एयरक्राफ्ट। फिर बच्चा यहाँ पे सोचता है कई बार कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अपना एयरक्राफ्ट बेच दें तो डीकमीशनिंग कॉस्ट भी तो बच जाएगी आपकी। नहीं, डीकमीशनिंग कॉस्ट भी साथ में जाएगी। जब हम अपनी कोई ऐसी एसेट बेचते हैं जिसके साथ कॉस्ट ऑफ रिमूवल जुड़ी हुई है तो वो उसके प्राइस को इफ़ेक्ट करती है। खरीदने वाले को पता है कि अगर मैं इस एसेट को लूँगा तो साथ में कॉस्ट ऑफ रिमूवल भी आएगी, वो अलग बात है सर। कॉस्ट ऑफ रिमूवल, डीकमीशनिंग कॉस्ट को यहाँ मत चिपकाओ, ये तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली बात है। कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस फ्यूचर में देखी जाती है।
जब होगी तब देखेंगे। अच्छा जी, ये आ गया 2A। ये तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन तो कवर्ड होगा ही होगा, क्योंकि हमने किए इतने टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं, करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी। ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। डिट्टो क्वेश्चन है सर, एक एक पॉइंट सेम है, एक एक पॉइंट, कोई नया पॉइंट नहीं है। इसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, अगर आपने 15वां क्वेश्चन क्लास का ढंग से किया हुआ है तो। मैं आ गया जी 2B में। 2B क्लासीफाई दी फॉलोइंग NPA ऑफ दी बैंकिंग। अच्छा, बैंक का क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन है और NPA का क्वेश्चन है, और आपको ये बताना है कि कितना प्रोविज़न बनेगा। कोई बात नहीं जी, अभी 5 मिनट का काम है। प्रोविजनिंग से कहाँ डरते हैं हम, बताओ। सबसे पहले लोन एसेट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 3 मंथ्स। घंटी बज जानी चाहिए कि अगर कोई लोन 3 महीने से ऊपर है, 3 महीने से ऊपर है तो स्टैंडर्ड तो नहीं है। 3 महीने से ऊपर जाती वो क्या बन गया, सब स्टैंडर्ड, वो NPA बन गया। और NPA की पहली स्टेज क्या होती है, सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का टाइम पीरियड क्या है, 1 साल। बट लेस देन 12 मंथ्स, तो ये बन गया सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड, और ऊपर से ये फुली सिक्योर्ड भी है, तो 150 लो, सब स्टैंडर्ड में डालो, इस पे 15% लगाओ, क्योंकि सब स्टैंडर्ड पे 15% लगता है। फिर इसके बाद लोन एसेट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स। 12 महीने से ऊपर कौन सा NPA आ जाता है, डाउटफुल। 12 महीने तक तो वो सब स्टैंडर्ड है, 12 महीने के बाद डाउटफुल। डाउटफुल की फिर 3 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स। तो ये 1 साल से ऊपर है तो ये डाउटफुल 1 ईयर की कैटेगरी में आएगा। फुली सिक्योर्ड है तो मैं इसको लिखूँगा डाउटफुल, और वो भी 1 ईयर, 90 × 25%, क्योंकि 1 ईयर है और फुली सिक्योर्ड है। भाई पहले 12 महीने तो वो सब स्टैंडर्ड है। 12 महीने से जैसे ही ऊपर जाएगा डाउटफुल में, तो डाउटफुल में ये अभी आपका पहला साल है, तो हमने डाउटफुल 1 ईयर ले लिया इसको। फिर आगे क्या कहते हैं जी, लोन एसेट्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 36 मंथ्स। उत्तरी 36 महीने से ऊपर हो गया, 36 महीने से ऊपर, और ऊपर से बता रहे हैं जी कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल, डूब गया पैसा। मोर देन 36 मंथ्स, ये तो फिर आपका डाउटफुल मोर देन 3 ईयर से ऊपर चला गया। पर एक बात समझो, 12 महीने तो सब स्टैंडर्ड के होते हैं, फिर 1 ईयर होता है आपका डाउटफुल में, फिर 1 to 3 ईयर की कैटेगरी आती है डाउटफुल में, तो 12, 24 इस यहाँ फॉल करेगा, इस कैटेगरी में फॉल करेगा। ये जो है इस कैटेगरी में फॉल करेगा, ये इस कैटेगरी में फॉल करेगा 1 to 3 में, 1 to 3 में। सर ये लिखा हुआ है मोर देन 36 मंथ्स ओवर ड्यू। अगर कोई NPA 36 महीने से ऊपर जा रहा है तो 36 में से पहले 12 तो सब स्टैंडर्ड के ही है ना, तो पीछे तो 24 ही रह गए। 24 में से फिर 12 निकल गए डाउटफुल 1 ईयर के, अब बचे 12, तो वो 1 to 3 के बीच में तो फंसेगा। तो 1 to 3 के बीच में कितने परसेंट है, 40%। हाँ 40%। कितने है जी ये है जी 50 लाख रुपए। ठीक है, इस 50 लाख रुपए में 2 एसेट्स हैं 25-25 लाख के,
25-25 के 2 हैं, ठीक है। और इसमें से एक एसेट, उसकी सिक्योरिटी जो है 20 लाख की है। इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 की कैटेगरी में आपको लिखना चाहिए 20 सिक्योर्ड वाला पोर्शन पहले तो, क्योंकि 20 लाख की सिक्योरिटी है ना, तो इस पे लगाना चाहिए 40, लगा दिया। ये तो हो गया सिक्योर्ड। और अगर मैं अनसिक्योर्ड की बात करूं 1 2 3 ईयर्स में, तो ये रह गया 30, भी 50 है, 50 में से 20 की सिक्योरिटी है तो 30 अनसिक्योर्ड रहेगा। ये सिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड है, 1 2 3 की कैटेगरी है, और अनसिक्योर्ड पे तो लगाती 100% है हम। अच्छा, तो ज़रा गिनना ज़रा कितना अमाउंट आया। 150 का 15%, 22.5 तो 1 हो गया जी। 90 का 25%, ये भी 22.5 हो गया जी। ये 8 हो गया जी। ये 30 हो गया जी। लगाओ टोटल 45 + 8 + 30 83 हो गया जी। देखना ज़रा इसका आंसर। लो जी 83। सबसे पहले 150 पे 15 लगाया, फिर 90 पे 25 लगाया, फिर 20 पे 40 लगाया, और 30 पे 100 लगा दिया। इन्होंने ब्रेकअप करके लगा दिया, हमने इकट्ठा लगा दिया, एक ही बात है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड करके 83 आंसर आ गया आपका। ये कोई क्वेश्चन है सर? मजाक है सर ये तो। मैं नहीं कराऊंगा तो भी आप कर लोगे, मुझे पक्का यकीन है। फिर मैं आ गया जी 3 के ए में। हमारा जो 3 का ए है, ये है अमेलगामेशन का क्वेश्चन, और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 26 है। और आप शायद आपको याद हो, मैंने आपको सीए फाइनल नवंबर 1986 का क्वेश्चन कराया था, और बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, अरे सर इतने पुराने पुराने क्वेश्चन कराए जा रहे हो। सर पुराना ज़माना करे दीवाना, बार बार ये बात बोली थी मैंने कि मैं क्वेश्चन का ईयर नहीं देखता। अगर कोई क्वेश्चन पास्ट रिकॉर्ड में भी अगर कोई क्वेश्चन ढंग का पड़ा है, मैं उसको उठा लेता हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन आपको पुराने तराने नहीं कराए, मुझे जो लगा कि आपके इंटर लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए वही कराया। 26वां क्वेश्चन, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, पुराना ज़माना करे दीवाना, 1986 का क्वेश्चन आपके एमटीपी में पड़ा है, आप देख लो। हमने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड वीक लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था, ये वही क्वेश्चन है, देख लो सर। आपके सामने पड़ा है सर। मेरे को 20 साल हो गए सर पढ़ाते हुए, 40 पेपर देखे हैं मैंने। तो पिछले 20 साल तो एज अ टीचर निकालें, उससे पिछले 3 साल एज अ स्टूडेंट, तो उसके भी पिछले 15 पेपर मैंने देख रखे होंगे अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो पिछले 35 एग्ज़ाम मेरे ध्यान में है। कुछ तो सीनियरिटी का फ़ायदा उठा लो, और यहाँ फिर यूट्यूब खेलो। यूट्यूब पे हर बंदा आता है, ज्ञान दे के चला जाता है। लास्ट डे स्ट्रेटजी, लास्ट डे रिवीजन, ऐसे फालतू के वीडियो देखोगे, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको भी पता है कि वो क्या कह रहा है, उसको खुद नहीं पता। मेरी बात का प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं फैक्ट कह रहा हूँ। शायद किसी थ्योरेटिकल पेपर में वो स्ट्रैटेजी काम करती हो, अकाउंट्स जैसे प्रैक्टिकल पेपर में नहीं करती सर। आप लास्ट डे अकाउंट्स के क्वेश्चन पे नज़र मारोगे भी तो क्वेश्चन नहीं समझ में आते सर इसमें क्या पॉइंट था। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही बात पता लगती है। जिस बच्चे ने अकाउंट्स 2-3 बार धो दिया, उसको लास्ट डे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे नज़र मारनी होती है, और वो वेला घूमता रहता है बाहर, कहता है मेरा कल पेपर है। लोग कहते हैं पढ़ता क्यों नहीं, वो कहता है अकाउंट्स है, मैंने तैयारी कर रखी है। अकाउंट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे नज़र मार सकते हो, एएस की थ्योरी पे नज़र मार सकते हो, कोई एएस का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देख सकते हो। पर अगर आप बोलो जी मैं सारे चुनिंदा प्रैक्टिकल भी देख लूँगा, देख भी लोगे, कोई फ़ायदा नहीं उसका। क्वेश्चन करके ही पता लगते हैं इसमें पॉइंट क्या था। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट सर। ऐसी छोटी छोटी बातें, कोट्स ऐसे नहीं बने हुए। और बेटे जिस बच्चे ने सीए बनना है, बनना ही अकाउंटेंट है, उसने अकाउंट से कैसा डर। या तो अकाउंट से प्यार करो या टैक्स से प्यार करो, एक फील्ड तो आपको चुनना ही पड़ेगा। कॉस्टिंग से प्यार है तो आईसीडब्ल्यू कर लो, सीए में बन जाओ। अगर कंपनी लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार है, सीएस कर लो। सीए का काम है सर एंट्रियाँ घुमाने का, मैं आपको अभी कह रहा हूँ।
EISM पढ़ के आप CA बन जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। वो EISM के टीचर को भी पता है। CA करने के बाद EISM का क्या स्कोप है सर, आपको भी पता है। सब थ्योरेटिकल बातें हैं सर, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानो। CA का काम है अकाउंट्स और टैक्स पे ग्रिप करना, वो सीख लो आप। अगर ये 2 चीज़ें आती हैं तो शायद आप स्टॉक मार्केट में भी अपने जो हथकंडे हैं वो आजमा लो, क्योंकि आपको टैक्स प्लानिंग आनी बहुत ज़रूरी है। टैक्स और अकाउंट से जब तक आप प्यार नहीं करोगे, आपके DNA में नहीं होगा, बात नहीं बनेगी सर। मैं नहीं मानता। नहीं सर, आप पुरानी जनरेशन के हो जिंदल सर, हम नई जनरेशन के बच्चे हैं। हमारा और आपका तो जनरेशन का गैप हो गया, तो आप नहीं समझोगे। कुछ भी कर लो, कोर्स का जो बेसिक है वो बेसिक ही रहेगा। हो सकता है हमारा जनरेशन गैप आ जाए, हो सकता है मैं आपकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझ रहा, हो सकता है मैं आपके यूट्यूब को नहीं समझ पा रहा, लेकिन मैं एक बात को समझता हूँ कि ये प्रोफेशन अकाउंट्स और टैक्स के पिलर्स पे खड़ा है और खड़ा रहेगा। बाकी मुझे कुछ नहीं पता, है ना। अच्छा जी, आप घर के अंदर इंटीरियर जितना मर्जी करा लो, लेंटर और पिलर तो आपको खड़े करने ही पड़ेंगे सर, है ना। स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है किसी भी बिल्डिंग का, वो पहले भी वही टेक्निक थी, आज भी वही टेक्निक्स हैं। इंटीरियर आप जितना मर्जी बढ़िया करा लो, मेरे को उस बात पे नहीं जाना, है ना जी। चलो सर, B पॉइंट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सर। आपको B लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी के बारे में बताना है और बताना है कि इससे कितने पैसे आप ले सकते हैं। तो B लिस्ट पे एक नोट लिखवाया हुआ है आपकी कॉपी पे, वो पेपर में चिपकाया ना। हाँ जी, शेयर पार्टली पेड अप होने चाहिए, पिछले 12 महीने में से ट्रांसफ़र कवर होना चाहिए, है ना। A लिस्ट के बंदे ने पैसे देने से मना कर दिया। फिर शेयर इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और अमाउंट अनपेड विच एवर इज़ लोअर आप ले सकते हैं। वो पूरी कहानी आपने यहाँ लिखनी है सर। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4A में। लो जी सर, 4A, बैंकिंग कंपनी। कौन सी कंपनी? बैंकिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, ये 4 क्वेश्चन हमारे जो हैं क्लास बुक के अंदर हैं, डिट्टो। इसको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब 4 क्वेश्चन बुक में पढ़े हैं तो आपने कर लिया होगा इसको, वेस्टेज ऑफ टाइम है सर। सर B, ये है सर NBFC का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास बुक का, NBFC का। सिर्फ प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं, प्रोविज़न के रेट लगाने हैं और जय श्री राम बोल के आ जाना है सर। करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। C पार्ट सर, ये है सर हमारा बायबैक का, और ये नवंबर 19 का क्वेश्चन है। ये शायद हमारा जिन बच्चों के पास पुरानी रिकॉर्डिंग है 2020 की, शायद उनकी बुक में नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास 21 की रिकॉर्डिंग है उनकी बुक में मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले थे पास्ट एग्जामिनेशन के। तो प्लीज़ जो जितने बच्चों के पास पुरानी रिकॉर्डिंग है वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो नए बच्चे हैं उनके पास है ये क्वेश्चन, लेकिन ये नवंबर 19 के पेपर का क्वेश्चन है सर, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये देखो, एक तो 25% बायबैक करना है, सिंपल पॉइंट। डिबेंचर इशू करने हैं प्रीमियम पे। और एक बात समझ लो, डिबेंचर इशू करने से ना तो CRR इफेक्ट होगा और ना ही शेयर्स का न्यू इशू इफेक्ट होगा। डिबेंचर को इशू किया जाता है कैश के अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि जब आप बायबैक करते हैं तो आपको पैसा वापस लौटाना होता है। तो उस पैसे के इंतज़ाम करने के लिए या तो आप कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, या कोई एसेट बेचते हैं, या आप अपने को डिबेंचर इशू करते हैं। ये पैसे का अरेंजमेंट है, इसका हमारे CRR से या न्यू इशू ऑफ शेयर से कोई लिंक नहीं है। ये बात आपको जानकारी में होनी चाहिए। फिर आपको GR में 20,000 पे छोड़ के चलने हैं। अच्छा, GR में 20,000 छोड़ दो, बाकी सारे रिजर्व यूज़ कर लो, मतलब CRR बना लो। न्यू इशू ऑफ शेयर तो नज़र नहीं आ रहा इसमें। इन्वेस्टमेंट बेचने का पॉइंट है और बायबैक, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपने ना पढ़ा हो। सिंपल एंट्रियाँ डालनी है। तो नए स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा पुरानी रिकॉर्डिंग लेके बैठा है और पेपर उसने अभी तक नहीं दिए,
तो प्लीज़ इसका आंसर देख ले वो ज़रा, 10 मिनट लगेंगे उसको। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5 होल्डिंग कंपनी में आ गया मैं। ये हमारी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है। रीवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जिसमें हम पहले एसेट को, ये जो बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं, सॉरी, ये जो बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स होते हैं, पहले इनको ओपनिंग बैलेंस इनका बनाते हैं डेप्रिसिएशन रिवर्स करके, फिर इनका रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, फिर जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो ये 12वां क्वेश्चन सर मैंने आपको क्लास में कराया, उसको रिवाइज़ कर लेना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास बुक में है ऑलरेडी ये क्वेश्चन। अच्छा जी सर, मैं आ गया जी 6th में। ये तो AS20 का क्वेश्चन है जी, EPS का। लो, डिबेंचर को कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है। डाइल्यूटेड EPS निकालनी है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये देखो 8% डिबेंचर है जी, 100 रुपये का एक है, 50,000 डिबेंचर है। अगर 100 रुपये का एक है तो 50,000 इंटू 100, 5 लाख 50 लाख। तो 50 लाख का 8% कितना बनता है जी? 4 लाख, है ना। 30% टैक्स है जी इसका, तो 280 बनता है जी। अच्छा, कितना प्रॉफिट है? लो जी 280 इसमें ऐड करो। नंबर ऑफ़ शेयर कितने हैं ये? लो 55,000 शेयर ऐड करो, क्योंकि कन्वर्जन पे 55,000 डाइल्यूटेड EPS निकाल लो। ये हमारी क्लास बुक का कौन सा क्वेश्चन है जी? ये क्वेश्चन नंबर 23 है क्लास बुक का, किया हुआ है हमने। ऊपर सेविंग जोड़नी होती है, नीचे शेयर जोड़ने होते हैं, डाइल्यूटेड EPS निकाल देते हैं। अरे हमने तो क्लास में मल्टीपल पोटेंशियल शेयर भी किए थे, जिसमें रैंक्स वैंक्स देने होते हैं, इंक्रीमेंटल EPS। ये तो बच्चा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ना पेपर में आता है, मेरे को तो चांस नहीं है इसका। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना पेपर में आने चाहिए, सारे पास हो जाएंगे फिर तो। ना 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 ना, इतना आसान क्वेश्चन सर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। लो बेटे, ये इसका B पार्ट है, AS4 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ये तो देखते क्वेश्चन आप हंसने लग जाओगे, देखते मुस्कुराओगे। कैसे? अर्थक्वेक का क्वेश्चन है। अर्थक्वेक कब आया है? 30/4 को। तो आप बैलेंस शीट डेट को थोड़ा ना बता सकते हो, आप बैलेंस शीट डेट को थोड़ा ना बता सकते हो कि अप्रूवल से पहले अर्थक्वेक आ जाएगा। एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो बैलेंस शीट डेट को आपकी नॉलेज में होते हैं, उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है 31 मार्च को। तो आपका फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, फायर हो, इसको तो हम एडजस्टमेंट करते नहीं, इसकी नॉन एडजस्ट, हाँ डायरेक्टर रिपोर्ट में शो कर देते हैं जी नुकसान अगर मेजर हो गया तो। बात खत्म हो गई। ये इसके और में क्वेश्चन पड़ा है, ये देखो। अ कंपनी हैज़ एन इंटर सेगमेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ चार्जिंग एट कॉस्ट। बिजनेस सेगमेंट, जोग्राफिकल सेगमेंट, मल्टीपल सेगमेंट होते हैं बिजनेस में। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट को, मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट के 95% पे ट्रांसफ़र करता है, ऐड करके नहीं भेजता, लेस करके भेजता है। और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉलिसी वैलिड है, क्या ये पॉलिसी वैलिड है। मार्केट में तो ये 20% प्लस करके बेचते हैं। अगर मेरे पास कस्टमर आ जाए तो मैं कॉस्ट में 20% ऐड करता हूँ, और अगर कोई डिपार्टमेंट आ जाए, घर की बात है, तो 95% ऑफ कॉस्ट पे दे देता हूँ। बाहर वालों से कमाते हैं और अंदर वालों को सस्ते में दे देते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? तो सीधी सी बात ये है, इंटर सेगमेंट सेल की जो पॉलिसी है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है। एट कॉस्ट हो सकती है, बिलो कॉस्ट हो सकती है, अबव कॉस्ट हो सकती है, इनकी आपस अपनी पॉलिसी है। इसमें कुछ गलत या सही तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ये तो मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है। वो एट कॉस्ट भी दे सकते हैं, वो लेस पे भी दे सकते हैं, प्लस करके भी दे सकते हैं, ये मैनेजमेंट डिसीजन है। हाँ, अगर इनकी पॉलिसी एक नॉर्मल पॉलिसी से डिफरेंट है, जैसे कस्टमर से 20% ज़्यादा लेते हैं पर आप सस्ते में दे रहे हो, तो बस आपको ये डिस्क्लोज़र देना होता है नोट्स के अंदर कि हमारी इंटर सेगमेंट पॉलिसी अलग है जो कि नॉर्मल मार्केट की पॉलिसी है। बस एक डिस्क्लोज़र देना होता है आपकी डिफरेंट पॉलिसी पे। गलत से कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट जो करना चाहती है कर सकती है। वो मैनेजमेंट सोचे एट कॉस्ट देना है, लेस पे देना है या अबव कॉस्ट देना है, ये तो मैनेजमेंट का काम है सोचना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिजनेस करना नहीं सिखाते, सिर्फ डिस्क्लोजर्स के लिए बने हुए हैं।
ये तो सर डिफरेंशियल राइट्स पे है, ये डिफरेंशियल राइट्स पे है, डिफरेंशियल राइट्स पे है। जिन बच्चों के पास 2021 की रिकॉर्डिंग है उनकी तो पेन ड्राइव में डाल के भेजा हुआ है, और जो बच्चे 2020 की रिकॉर्डिंग लेके बैठे हैं, तो मैंने ये सोचा था कि छोटा सा टॉपिक है वो सेल्फ कर लेंगे, पर बच्चों के मैसेज आए तो मैंने टेलीग्राम पे एक वीडियो डाला था 15 मिनट का, क्योंकि यही क्वेश्चन है घिसा पिटा इनके पास। और आप जितनी भी आरटीपीज़ पुरानी देखोगे उन सारी आरटीपीज़ के अंदर एक ही क्वेश्चन है, स्टडी मैट में भी यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन घिसते रहते हैं अपना, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। इसमें इक्विटी कैपिटल है 40 लाख की, प्रेफरेंस कैपिटल है 20 लाख की, तो कैपिटल बनती है 40 लाख इंटू 20 लाख, कैपिटल का रेशियो बना के इनके अपने अपने राइट्स हैं। तो जो हमने वो टेलीग्राम पे मैंने वीडियो डाला था 15 मिनट का, उसमें क्या था, मैंने एक आरटीपी में इसको करवाया था। जिन बच्चों के पास 2021 की रिकॉर्डिंग है उनको तो पेन ड्राइव में मिला हुआ है, उनको टेंशन फ्री रहे, उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है। जिन बच्चों के पास 2020 की रिकॉर्डिंग है और उन्होंने अगर आरटीपी के वीडियोस देखे होंगे तो आरटीपी में मैंने करवाया था, ये मैंने बोला था चलो मैं करा देता हूँ। एक आरटीपी में कुछ करने वाला था नहीं, सारे क्वेश्चन पुराने थे, तो मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था डिफरेंशियल राइट वाला। मैंने कहा चलो यार ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी तो आरटीपी में कुछ था नहीं। ये तो सर डिफरेंशियल राइट का क्वेश्चन है, 10 मिनट में हो जाएगा। वही इनका स्टैंडर्ड, हर आरटीपी में यही क्वेश्चन है, हर आरटीपी में। ये ईएसपीपी, ये पिछले एमटीपी में भी था, और ये हर आरटीपी में उठा लेते हैं वही एक क्वेश्चन ईएसपीपी का। और ईएसपीपी आपको पता ही है, 140 रुपये का शेयर है, 50 रुपये में दे दिया, 90 रुपये का लॉस है। करंट ईयर में अनाउंस होते हैं, करंट ईयर में वेस्ट हो जाते हैं। कितने ऑप्शन दिए हैं, 2500 एम्प्लॉयज़ को, और 31 मार्च से पहले पहले एक्सरसाइज करने हैं। लो जी 2400 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए, 2400 हुए हैं। लो बैंक अकाउंट डेबिट, तो 2400 इंटू 50, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंस डेबिट 2400 इंटू 90, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2400 इंटू 10 फेस वैल्यू है, टू प्रीमियम 2400 इंटू 140 में से 10 गए तो 130। मेरी बातें जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आ सकती है जिसने सिलेबस किया हुआ है। जो यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा है उसको तो ये पता ही नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो कनेक्ट ही नहीं कर सकता। मैं जो इतना स्पीड पे बोल रहा हूँ, मैं इतनी बातें जो लिख रहा हूँ यहाँ पे फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि सर ये एमटीपी है, सिलेबस नहीं है। मैंने बहुत प्यार से धीरे 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 सारी बातें समझाई हुई हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड की हैं, सिलेबस किया हुआ है, उनको मेरा एक एक शब्द क्लिक कर रहा होगा यहाँ, सर हमें पता है यार, ये पता है हमें, सब किया हुआ है। और सर जिसने पढ़ाई कुछ नहीं और वो एमटीपी का वीडियो देखने बैठ गया, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो मेरा स्टूडेंट नहीं है और वो एमटीपी का वीडियो देख रहा है, वो देख क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको ना समझ में आने वाला। ना ना ना, ये तो कोड है जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरी बटालियन को समझ में आएगा, बाहर के किसी स्टूडेंट के पल्ले नहीं पड़ने वाला, मैं बोल के रहा हूँ। अच्छा जी, और ये उठा के हम बेटा P&L में डाल देंगे, ख़त्म हो गई बात। क्वेश्चन है ही कुछ नहीं, मैं रुकूँ कहाँ। मुझे ये नहीं समझ में आया पूरी एमटीपी में कि मेरे करवाने वाला क्या है इसके अंदर। सब कुछ तो पढ़ाया हुआ है आपको, मैं तो सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ, बेस्ट विशेस दे सकता हूँ। ये एमटीपी में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता था, सिर्फ आपके तसल्ली के लिए कर दी कि बच्चे को लगे हाँ सर ने ये बार गो थ्रू कर दिया सारे क्वेश्चंस को। ये सब पढ़ा हुआ है सर आपने। मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं, ब्लेसिंग्स हैं। अच्छे से पेपर करके आना, और जब आपका रिज़ल्ट आ जाए तो बता देना, मेरे को बड़ी खुशी होती है सर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।